ठीक है, देखो आज की क्लास में वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेक्टर्स में बिल्कुल बेसिक पढ़ने वाले हैं हम। एक मिनट, कहीं पे भी कोई दिक्कत लगे तो बता दिया करो कि ये नहीं दिख रहा या ये नहीं हो रहा। वेक्टर्स, तो हमें ये पता होना चाहिए वेक्टर होते क्या हैं। ऐसी क्वांटिटी जो जिनकी मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। दीज क्वांटिटीज हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके? एग्जाम्पल क्या होंगे बताओ जरा। जैसे फोर्स हो गया, फोर्स की डायरेक्शन होती है, ठीक है, उस मैग्नीट्यूड भी होता है। मोमेंटम हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन, इम्पल्स हो गया, ठीक है, ये सब चीजें हैं। जैसे एरिया भी हो गया, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना, ठीक है। एरिया हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल एक देता हूं मैं, जैसे करंट है। करंट क्या है ये? वेक्टर या स्केलर? ये स्केलर है। करंट, प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेन, सरफेस टेंशन, ये सारी चीजें स्केलर होती हैं। करंट की भले ही डायरेक्शन है लेकिन वो फिर भी स्केलर होता है। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कौन है? सर यशिका शर्मा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। सरफेस टेंशन आर एग्जांपल ऑफ स्केलर्स, ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज स्केलर है या वेक्टर है। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि करंट तो डायरेक्शन होती है लेकिन वो स्केलर कैसे हो गया, क्योंकि उसकी करंट की डायरेक्शन की कोई खास अहमियत नहीं है, ठीक है, ये बात है। अब देखो, वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं। जैसे मान लो कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट है 2,3, और यहाँ पे हो जाएगा, ये मान लेते हैं 6, क्या ले लें, 6, और 6, 6,6। तो अब ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ऐसे मान लेते हैं कि, और ये ए और बी को हम ज्वाइन करेंगे तो एक हमें वेक्टर मिलता है। उस वेक्टर को लिखते कैसे हैं? ए बी वेक्टर को। ये भी मैथ्स का ही अंदर आता है लेकिन बेसिक में हम बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। बच्चे पढ़ते हैं इसको ट्वेल्थ में, लेकिन हम इस एक क्लास में इसको खत्म कर देंगे। तुम्हें बिल्कुल बेसिक पता होना चाहिए, हर चीज़ में जो बता रहा हूँ वो याद होनी चाहिए। सर हम सब्ट्रैक्ट करके आई कैप जे कैप और के कैप लगा देंगे। हाँ हाँ हाँ, चलो तीनों कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। 2,3,4, 6, 6, ऐसे समझ लो, कुछ भी हो सकता है वो, 6,8, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जैसे इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो हम क्या बोलते हैं इसको, x1 y1 और z1 ले लेते हैं, और x2 y2 z2। तो हमें वेक्टर निकालना है इनिशियल से फाइनल, तो हमारे पास वेक्टर लिखने का एक तरीका है, x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j प्लस z2 - z1 k। ज़्यादातर केस में आई और जे से ही काम चल जाता है, लेकिन कभी कभी के भी आ जाता है, तो वो भी तुमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कैसे होगा, x2 कितना है, 6, 6 - 2 i प्लस 6 - 3 j प्लस 8 - 4 k। तो ये हो गया 4i 3j,
प्लस 4k। ठीक है, अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। तो मैग्नीट्यूड देख लेते हैं पहले, कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं। किसी भी वेक्टर की, देखो मैंने बताया ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, तो यहाँ पे भी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, रूट आई के साथ क्या लिखा हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर प्लस जे के साथ लिखा हुआ है 3, 3 का स्क्वायर, फिर के साथ 4 लिखा तो 4 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये 16 प्लस 9, 25 प्लस 16 कितना होता है 41। ठीक है, यही होगा कि नहीं, हाँ ठीक है, 41 हो गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन, डायरेक्शन में हम 3D वेक्टर्स की डायरेक्शन निकालना इतना आसान नहीं है, और डायरेक्शन के लिए हमें किसी वेक्टर से बताना पड़ता है कि यहाँ से कितना एंगल बन रहा है, वहां से कितना बन रहा है। उसके लिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई वेक्टर है, वेक्टर लिखना तो आ गया आपको, x2 माइनस एक्स वन ये सब करना है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, ऐसे लिख लेते हैं 3i प्लस 4j। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 5 ये हो हो गया 5 हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड, अब इसका एंगल कैसे निकालें, कि डायरेक्शन कैसे बताएं। तो इसको वेक्टर को हमें टेन लिखना थीटा आना से। चाहिए। हाँ, लिखना आना चाहिए, वेक्टर को बनाना आना चाहिए, सॉरी। कैसे बनाओगे, ये देखो, आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और जे का मतलब वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। तो इसको बनाने का ये तरीका है कि आई की तरफ कितना कितना चला ये वेक्टर 3, तो 3 चला दो आप आई की तरफ, ये आई की तरफ, आई मतलब एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, 3 चला, और उसके बाद जे मतलब वाई एक्सिस। ये आई जे के क्या चीज है, ये आई जे के एक्स हैं वाई जेड। यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स along x y and z एक्सिस। ठीक है, आई जे के यूनिट वेक्टर से याद रखना। तो हम क्या है, यूनिट यूनिट मल्टी यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं इससे x2 माइनस एक्स वन से, तब जाके वेक्टर आता है। तो ये बताना चाह रहा है कि x की तरफ चला 3 और j की तरफ चला 4, तो यहां से चलेगा ये 3 और 4 चलेगा j की तरफ। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो हमारा बन जाएगा वेक्टर। ये है हमारा ये वाला स्मॉल ए वेक्टर। ठीक है, तो इसमें हम एंगल कैसे दिखाएंगे, ये मान लो थीटा। अब यहाँ पे सिंपली ये पता है हमको, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो टेन थीटा लगाओ। टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3 टेन थीटा आ गया। ठीक है, और ये वैल्यू हमको याद होनी चाहिए, थीटा होता है ये 53 डिग्री। ठीक, ये हो गया। तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। नो सर। ठीक है, वेक्टर को लिखना, वेक्टर को बनाना, और एंगल और उसका एंगल और मैग्नीट्यूड निकालना, ये आना चाहिए। ठीक है, ये बात है। अब देखो हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स। वेक्टर के, हर वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि कोई वेक्टर मैंने आपको दिया, ये वाला कोई ए वेक्टर है, ठीक है, और ये बना रहा है मान लो यहां से थीटा। तो इस वेक्टर के हम कंपोनेंट्स बना सकते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि उसको तोड़ दो, दो टुकड़ों में तोड़ दो। एक वेक्टर है ए ऐसे, तो इसका एक कंपोनेंट होगा इस तरफ, मतलब कहीं भी बना सकते हो आप वो कंपोनेंट। ये इस तरफ हो गया एक्स एक्सिस की तरफ, और दूसरा कंपोनेंट ऊपर हो जाएगा वाई की तरफ। जो वेक्टर होता है वो अपने कंपोनेंट्स के बीच में होता है, तो ये वाले कंपोनेंट को बोलते हैं ए मॉड कॉस थीटा, और ये वाला हो जाएगा ए मॉड साइन थीटा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, ये मान लो कि, ये याद रखना कि जो कॉस थीटा आता है वो एंगल के साथ में जो डायरेक्शन है उसका कंपोनेंट आता है कॉस थीटा। जैसे यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो 10,
और ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से बन रहा है 60 डिग्री। तो फिर इसके कंपोनेंट क्या होंगे? पहले बताओ कहाँ कहाँ होंगे कंपोनेंट? इसके कंपोनेंट कहाँ होंगे? एक किधर होगा? बताओ। आयशा बताओ, कंपोनेंट कहाँ होंगे इसके? सर एक बार कंपोनेंट एक मिनट। कंपोनेंट का सर टेन मतलब होता कोस है, 60 और 10 साइन 60 हो जाएगा ना? नहीं नहीं नहीं, देखो देखो मैं बताता हूँ। कंपोनेंट का मतलब समझे कि टुकड़े करना, ठीक है? क्या सर? कंपोनेंट का मतलब टुकड़े करना वेक्टर के, दो टुकड़े। जैसे ये वेक्टर है, इसके मैंने दो टुकड़े किए, एक इधर और एक ऊपर, ठीक है? इसके भी दो टुकड़े होंगे और दोनों टुकड़े परपेंडिकुलर होंगे। कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू बोथ, components are perpendicular to each other। दोनों कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, ठीक है? और लिखना कैसे है कि जहां से एंगल बन रहा है उस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो a cos थीटा आएगा और उसके परपेंडिकुलर a sin थीटा आ जाएगा। अब यहाँ देखो, 10 है, ये 60 है, तो देखो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर आएगा जो कि ऐसे आएगा, ठीक है? वेक्टर हमेशा, वेक्टर इज ऑलवेज lie between its components, ठीक है? मतलब एक वेक्टर तो इस तरह आ जाएगा जिस जहां से एंगल बन रहा है, जिस एक्सिस से एंगल बन रहा है, एक कंपोनेंट उधर आ जाएगा, दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर आएगा। कैसे आएगा? सच दैट द वेक्टर, जो वेक्टर है हमारा, वो अपने कंपोनेंट्स के बीच में होगा। ठीक है कि नहीं? अभी एक दो एग्जांपल और कर लेंगे, दिक्कत होगी तो। देखो ये कितना हो जाएगा, 10 cos 60। क्यों? कि जिस एक्सिस से एंगल बन रहा है उस एक्सिस पे कौन सा कम, cos थीटा वाला, और उसके परपेंडिकुलर वाला कौन सा हो जाएगा, 10 sin 60, ठीक है? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, क्योंकि cos 60 हाफ हो गया। और ये कितना होता है, ये sin 60 √3/2, तो फिर ये 5 √3। ठीक है, एक एग्जांपल देखो और लेता हूं। सर ये आपकी वॉइस बार बार क्रैक हो रही है। मेरी आवाज साफ साफ नहीं आ रही क्या? अब आ तो रही है, पहले क्रैक हो रही थी बीच बीच में। क्रैक हो रही थी, अच्छा। बिलाल मेरी आवाज साफ नहीं आ रही क्या, बताओ? हाँ बीच में अटक रही थी। अच्छा, अटक रही थी। याशिका अटक रही थी क्या आवाज? नहीं सर, मुझे तो आ रही है। अच्छा, एक मिनट। अब आ रही है मेरी आवाज? हेलो? यस सर।
आ रही है ना, बस ठीक है। हाँ, हेलो आयुष, आवाज साफ आ रही है? सर अब आई है। अच्छा, ठीक, ठीक है। देखो, यहाँ पे जैसे वेक्टर है ये, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं कि ये 4 है, इसका मैग्नीट्यूड, और इसका एंगल मान लेते हैं यहां से ये 30 डिग्री। अब बताओ कि इसके कंपोनेंट कहाँ कहाँ होंगे, पहले ये बताओ, कंपोनेंट कहाँ होंगे, किधर होंगे? सर परपेंडिकुलर होंगे इसके। हाँ, तो एक कंपोनेंट कहाँ होगा? एक्स वाई सर जो जेड बताओ 30 से किधर। जो 30 से मतलब अटैच्ड है ना उसी वाली लाइन पे, तो 4 cos 30 हो जाएगा। किधर, राइट की तरफ या लेफ्ट? सर वाई एक्सिस राइट। पर नीचे की साइड। वाई एक्सिस पर ऊपर, ऊपर बनाऊं? सर नीचे नीचे। नीचे। एक होगा नीचे, और दूसरा कहाँ होगा? सर एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाला, ठीक है। जैसे इसको हमें यस। याद रखना है कि जो दोनों कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर होंगे, ये तो है। और दूसरा है कि वेक्टर जो है वो अपने कंपोनेंट्स के बीच में होगा। तो यहाँ पे पता चल रहा है जो वेक्टर है वो दोनों कंपोनेंट्स के बीच में है। ठीक है, तो अब इसको लिख देंगे ये वाला जो कंपोनेंट है जिससे एंगल बन रहा है वो अपने आप ही cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो 4 cos थीटा, 4 cos 30, और दूसरा वाला अपने आप साइन हो जाएगा, 4 sin 30। ठीक है, ये बात है। यस सर। हाँ, सिंपल, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। कंपोनेंट्स पता होने चाहिए बस। कंपोनेंट्स बना बना के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब देखो, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि किसी भी वेक्टर को हम उठा के रख सकते हैं पैरेलल। अ वेक्टर doesn't change if it is shifted parallel to itself। ठीक है, मतलब जैसे कि ये एक वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है, इसको आप, एक दूसरा वेक्टर लेता हूं मैं, बी वेक्टर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ऐसा दिया हुआ है, और डायरेक्शन भी सेम है, तो ये दोनों वेक्टर बराबर हो जाते हैं। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम ही हो गया तो फिर दोनों वेक्टर इक्वल हो गए। ठीक है, और अगर मैं ऐसा भी बोलूं कि एक वेक्टर है ए, इसको मैं उठा के अगर यहां रख दूं, इस इस वेक्टर को उठा के मैंने यहां रख दिया, बस उसको घुमाया नहीं है, मतलब पैरेलल शिफ्ट किया, ये दोनों अभी भी पैरेलल है, तो ये भी ए वेक्टर है, मतलब वो चेंज नहीं होगा, वेक्टर वही रहेगा। आप किसी वेक्टर को पैरेलल उठा के रख सकते हो, बस वो अ, घुमाना नहीं है उसको। ठीक है, तो सारे वेक्टर बराबर हैं। तो ये छोटी सी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि इन सब की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो वेक्टर दोनों सब बराबर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इफ अ वेक्टर
इज मल्टीप्लाइड बाय कोई नंबर, कोई स्केलर के। अगर हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करें किसी नंबर से, तो फिर जो नया वेक्टर आता है उसका मैग्नीट्यूड के टाइम्स हो जाता है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू वेक्टर बिकम्स के टाइम्स एंड डायरेक्शन remains the same if k पॉजिटिव है। ठीक है, अदरवाइज अगर डायरेक्शन रिमेन सेम इफ के पॉजिटिव, डायरेक्शन बिकम्स ऑपोजिट इफ के नेगेटिव। देखो इसको समझते हैं क्या बोल रहा है ये। अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, ठीक है, मान लेते हैं कि एक वेक्टर है ए, 3i + 4j। अगर हमने उसको किसी किसी भी नंबर से, स्केलर मतलब कोई नंबर है, नंबर से मल्टीप्लाई किया, सपोज 2 ले लेते हैं, के की वैल्यू मान लो 2 है, तो हमारे पास एक नया वेक्टर आएगा जो कि 2 टाइम्स ए वेक्टर है। मतलब हमने ए को टू टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक नया वेक्टर मान लेते हैं आ गया। वो कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6i + 8j। ठीक है, अब इसका ए का मैग्नीट्यूड कितना है, √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, कितना हो जाता है, √25, तो 5। ठीक है, ये कर चुके हैं। और बी का मैग्नीट्यूड कितना वो निकाल लेते हैं। बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √36 + 64, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है, ये हो जाता है 100। 100 का रूट क्या हो जाएगा, 10। तो देखो कि ये बोलना चाह रहा है कि अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें किसी वेक्टर को, तो जो नया वेक्टर आता है वो के टाइम्स हो जाता है। तो यहाँ पे भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया इस वेक्टर को, तो जो मैग्नीट्यूड आया नए वेक्टर का वो 2 टाइम्स हो गया ना, पहले 5 था 10 हो गया। ठीक है, ये बात है। और डायरेक्शन जो है दोनों की सेम रहेगी। निकाल के देख लेते हैं, इसको बना लेते हैं। ए वेक्टर को बनाओगे तो ऐसा बनेगा, 3i में 4j में, और इनको ज्वाइन करोगे तो ये कुछ थीटा होगा, और tan थीटा कितना हो जाएगा, 4/3। अब ये वाला वेक्टर बनाओ, 6i + 8j। 6i ये बना लिया, 8 ये बना लिया मान लो। ठीक है, 6i में 8j में। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये एक नया वेक्टर आ जाएगा। इसका थीटा कितना होगा, इसका थीटा निकाल लेते हैं, tan थीटा 8/6, मतलब ये 4/3 ही आ रहा है। अब देखो दोनों का थीटा सेम आ रहा है, tan थीटा दोनों का सेम, तो एंगल भी सेम। ठीक है, तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि अगर हम किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो के टाइम्स हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा, उतना टाइम्स जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दूसरा, डायरेक्शन सेम रहेगी अगर के पॉजिटिव है, और डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है इसकी अगर के नेगेटिव है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, ये है, ये बोलता है कि अगर कुछ वेक्टर्स हैं, ठीक है, और वो क्लोज लूप बना रहे हैं सेम सेंस में, इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स form a closed loop
in same sense, then sum of all the vectors is zero। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ऐसे कुछ वेक्टर्स हैं जो कि क्लोज लूप बना रहे हैं, जैसे कि मान लो ये एक वेक्टर है ए, फिर ऐसे मान लो बी, और फिर ये मान लो सी ए, ठीक है, और इसको दोनों को जोड़ दो, ये हो गया डी। चार वेक्टर है, अब ये देखो क्लोज लूप बना रहे हैं, मतलब ये कुछ क्लोज फिगर बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो पांच भी हो सकते हैं, छह, जितने मर्जी हो सकते हैं, मिनिमम तो तीन होंगे, ठीक है, जिससे वो बनेगा क्लोज क्लोज लूप। तो अब इन सब का सम, अगर ये सेम सेंस में है, सेम सेंस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि ये इसकी डायरेक्शन कहां से है, यहां से ऐसे जा रहा है, ए वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, और उसी के आगे फिर वी वेक्टर शुरू हो जा रहा है, वी वेक्टर भी उसी उसी सेंस में जा रहा है। सेंस का मतलब हुआ कि आप लूप के बीच में खड़े हो जाओ और आप देखो कि ये जो एरो हैं ये कैसे एक ही तरफ घूम रहे हैं सब, एक तरफ मतलब क्लॉकवाइज घूम रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे कैसे घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज सब घूम रहे हैं, सही है कि नहीं। दूसरा तरीका ये से समझ लो कि इसमें पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, ए वेक्टर के अंदर पानी ऐसे फ्लो करेगा, तो जब निकलेगा तो बी के अंदर पानी वैसे ही फ्लो करेगा आगे की तरफ, फिर सी के अंदर आगे की तरफ पानी फ्लो करेगा, फिर डी में ऐसे जाएगा पानी। तो पानी का जो है वो सेम सेंस है, इसको बोलते हैं सेम सेंस। तो इसमें जो सबका सम है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सबका सम जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में, अगर वो सेम डायरेक्शन सारे में। एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सारे सारे एक सेंस में जा रहे हैं, डायरेक्शन तो अलग अलग है सबकी, लेकिन एक सेंस है, जैसे कि एक सबको ना पाइप मान लो, पाइप के अंदर जो एरो है वो पानी मान लो, तो पानी एक में ऐसे घूमेगा तो दूसरे में कैसे जाएगा, आगे ही तो जाएगा, फिर उसमें आगे जाएगा, तो एक ही सेंस में चलेंगे, एक ही सेंस में है, तो सबका सम जीरो हो जाएगा। जीरो। सर लेकिन इसको इन्होंने ऐड क्यों नहीं किया? ऐड होने चाहिए ना, तो ज्यादा आने चाहिए, 5 + 5 + 20 आने चाहिए। 20 मतलब क्या बोल रहा हूँ, 5 + 5 + 5 20। हाँ जी सर। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देता हूँ मैं, अब समझ में आएगा। वेक्टर जो होता है ना, वो ऐसे ही ऐड नहीं होता, सीधे सीधे ऐड नहीं होता, वेक्टर को ऐड करने के लिए उसकी डायरेक्शन भी ऐड होती है और मैग्नीट्यूड भी ऐड होता है। देखो मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, पहले इसका एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लो कि, एक मिनट, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कुछ वेक्टर्स ले लेते हैं, कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, कुछ वेक्टर्स ले लेते हैं, चार वेक्टर ले लेते हैं। मान लो कि एक हम यही ले लेते हैं ओरिजिन ओ, एक ले लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं 4, 2, ठीक है, और एक कहाँ ले, चलो यहाँ ले लो -1, 5, ऐसे ले लिया, ठीक है। और क्या करें, एक यहाँ ले लो यार, ये ले लो -6, -1, ऐसे मान लो, ठीक है। इसको थोड़ा इधर बना देता हूँ, ऐसे। अब मैं क्या करूंगा, वेक्टर बनाऊंगा, ये ए बी सी ऐसे ले लेता हूँ पॉइंट्स को, ओ से ए वेक्टर बन गया, ए से बी ये हो गया, ए से बी, फिर बी से सी, और फिर सी से ओ, ये ये चार वेक्टर हैं और चारों ये क्लोज लूप बना रहे हैं, सेम सेंस में है, क्यों सेम सेंस में है कि नहीं है,
बिलाल हाँ जी बताओ सर। सेम यस सर, सेंस। यस सर, यस सर। हाँ सेम सेंस में, जैसे कि इसमें पानी ऐसे चल रहा है तो उसमें ऐसे चलेगा, उसमें ऐसे चलेगा, एंटी इसमें क्लॉकवाइज ऐसे। बना रहे हैं ये। हाँ हाँ एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तुम क्लॉकवाइज बना सकते हो, मैं तो एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ओ ए वेक्टर क्या होगा, ओ ए वेक्टर लिखो जरा, जो मैंने बताया था शुरू में, कैसे बताया था, एक्स टू माइनस एक्स वन, इसके कोऑर्डिनेट तो जीरो जीरो है, याद है कि नहीं है, एक्स टू माइनस एक्स वन, फोर ए माइनस जीरो और इंटू आई 4 i प्लस कैप्स प्लस j कैप्स। प्लस टू जे कैप। जो मैं लिख रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आएगा तो बता देना मुझे, ठीक है, मैं सीधा वेक्टर लिख रहा हूँ, ए बी वेक्टर क्या होगा, ये हो जाएगा -1 -4 -5i -5 i कैप्स प्लस -3 j कैप्स। -3 नहीं, 3 5 -2 करेंगे ना, ठीक है। बी सी क्या हो जाएगा, -6 -1 तो -5 अगेन, और -1 -6 जी, ठीक है। और सी ओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 -6 तो 6i, और फिर 0 फिर प्लस जे। ये मैंने वेक्टर लिख दिए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, दिक्कत है तो पूछ लो। नो सर। ठीक है, सबको ऐड करके देखो कितना आता है, सबको ऐड करो, 2j 3j -6j और प्लस जे, कितना आएगा बोलो, 12। 12 कैसे आ गया, ढंग से देखो, ढंग से देखो, माइनस नहीं है ये, 2 + 3 सॉरी सर। 5 6 0। 0 आ गया, 0j, तो ठीक है, और ये आई कितना आएगा, जीरो सर। ये भी 0 आएगा। 0 आएगा, तो 0 ही हो गया, सब 0 हो गया। तो सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स इन सेम सेंस और इन अ क्लोज लूप इज 0, सबका सम 0 हो जाएगा, हो गया प्रूफ, यस सर। यस ठीक है। सर। हाँ, और तुमको ना मतलब इसके अंदर प्रूफ में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमको तो यार क्वेश्चन करने ना, क्वेश्चन में ये वेक्टर के ऊपर, ये तो मैथ्स का पार्ट है, तो तुमको तो इसका यूज करना है, फिजिक्स में कैसे करते हैं यूज, तुमको इसको प्रूफ, ये नहीं कि ये कैसे प्रूफ हुआ, ये कैसे आएगा, वो कैसे आएगा, तुम बस ये रिजल्ट याद रखो कि ये होता है, बस, ठीक है। ठीक है इसमें सर। देखो मैंने जो सम किया, ये मैग्नीट्यूड का सम नहीं है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन दोनों है, देखो यहाँ पे आई जे भी, आई जे क्या डिनोट करता है, डायरेक्शन, और जो 4 2 ये सब नंबर है ये मैग्नीट्यूड डिनोट करते हैं, मतलब इनसे मैग्नीट्यूड आता है, तो दोनों चीजें ऐड हो रही है इसमें, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, ऐसे नहीं कि इसका हाँ सर। मैग्नीट्यूड 5 है, इसका 4 है, तो सबका सम ऐड कर दोगे वो, जैसे कि हाँ जी उसमें अगर, डायरेक्शन भी आ गई ना। जैसे मैं मान लूं कि ये बनाता हूँ, ट्राइंगल बन रहा है, इसका मैग्नीट्यूड है 3, इसका 4, इसका 5, ये ऐसे वेक्टर है, तो सबका सम आएगा 4 + 3 प्लस कितना हो गया, 12, 12 हो जाएगा, सारे 12 हो वेक्टर का जाएगा। सम, सारे वेक्टर का सम 12 है, क्यों, सारे वेक्टर का सम 12 होगा यहाँ पे, यस सर। नहीं भैया, सर जीरो नहीं होगा, नहीं, वो माइनस भी आएगा ना i j कैप्स में। ये जो 3 है, क्या ये वेक्टर है, नहीं, इसके साथ तुमने डायरेक्शन तो जोड़ी नहीं है, ये मैग्नीट्यूड का सम है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का सम, मैग्नीट्यूड का सम है 12, ठीक है, लेकिन वेक्टर का सम कितना है, 3 i कैप्स प्लस 4 j कैप्स प्लस 5 k सर कैप्स। जीरो। 0 है, क्योंकि ये क्लोज क्लोज लूप बना रहे हैं सेम सेंस में, सारे वेक्टर का सम 0 है, ठीक है। ओके सर। इसमें तुमको ये सब निकालने की जरूरत नहीं, आई जे के कितना होगा क्या होगा, भाई भाई दिख रहा है सीधे सीधे कि क्लोज लूप बन रहा है सेम सेंस में, इसीलिए सबका वेक्टर का सम 0 होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड का सम 0 नहीं है, ठीक है, याद रखना इसको। तभी तो वेक्टर हम अलग से पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी आ जाती है और फिर उससे चीजें बदलने लग जाती है, तो पता होना चाहिए तुमको। चलो
आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं, ठीक है, कुछ वेक्टर्स हैं हमारे पास और उनका रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? सारे वेक्टर का सम, बस यही है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट ऑफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स is the sum of all the vectors। वेक्टर का सम है ये, याद रखना, मैग्नीट्यूड का सम नहीं है। जैसे कि मैं तुमसे बोलूंगा कि कुछ वेक्टर्स हमारे पास ए बी सी डी कुछ भी हैं, तो सबका रिजल्टेंट क्या होगा? ए प्लस बी। मान लो 3 वेक्टर हैं या 4 हैं, जो भी हैं, तुम्हारे पास 4 वेक्टर हैं, सबका रिजल्टेंट क्या होगा? सबका सम, बस सारे वेक्टर का सम कर दो और वही उसका रिजल्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है, छोटी सी चीज है। अब देखो इसमें क्या है ना, रिजल्टेंट के कुछ फॉर्मूले भी हैं। जैसे एक होता है, अगर हमारे पास 2 वेक्टर दे रखे हैं तो हम उसका रिजल्टेंट कैसे निकालें? रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स क्या होगा? सपोज ए वेक्टर दे रखा है हमारे पास, ए, और बी वेक्टर दे रखा है और उनके बीच में एंगल थीटा है। ठीक है, तो रिजल्टेंट तो इन दोनों का क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये है। ठीक है, यही सिंपल। क्यों भाई, ठीक है? क्यों आयशा, ठीक है? यस सर। ठीक है, ये तो है सिंपल सी चीज कि 2 वेक्टर हैं, उनका सम कर दो, रिजल्टेंट आ गया। लेकिन कभी कभी हमें वेक्टर नहीं दिया होता, कभी कभी हमको क्या दिया होता है कि 2 वेक्टर हैं, उसका मैग्नीट्यूड इतना है और उनके बीच में एंगल इतना है। तो हमें वेक्टर तो एक्चुअली कैसे दे रखा है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर अगर दे रखा है तुमको आई जे के में, तो सीधा ऐड करो, रिजल्टेंट निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि मान लो, एग्जांपल लेता हूं, अगर दे रखा है ए इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के प्लस 2 के ले लो चलो, और बी दे रखा है 2i प्लस 3j माइनस के, इन दोनों को ऐड कर दो, ये रिजल्टेंट आ गया, सिंपल। इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। अगर वेक्टर ऐसे दे रखे तो इनको दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा? 3i, आई वाला आई के साथ ऐड होता है। ठीक है, तो 3i प्लस 2j, ऐसे लिखते हैं, आर वेक्टर रिजल्टेंट ए प्लस बी, 3i प्लस 2j प्लस के। ठीक है, ये है, बहुत सिंपल सी चीज है रिजल्टेंट निकालने का तरीका। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको ना ये आई जे के में दिया नहीं होता। ठीक है, किस में दिया होता है? इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड दे रखा है, एंगल दे रखा है, आई जे के में नहीं दिया। तो क्या करोगे, कैसे निकालोगे रिजल्टेंट? फिर रिजल्टेंट निकालने का एक तरीका होता है जिसे बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, मतलब ये तो नाम रखा हुआ है, लेकिन ऐसे समझ लो कि रिजल्टेंट निकालने का तरीका है। अगर 2 वेक्टर हमको दे रखे हैं ए और बी और उसके बीच में एंगल दे रखा है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऐसे निकलेगा। कैसे? फॉर्मूला है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, ये डायरेक्शन का भी फॉर्मूला होता है।
रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए मॉड का स्क्वायर प्लस बी मॉड का स्क्वायर प्लस 2 ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा। ठीक है, ये रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। और डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्शन का फॉर्मूला ये है tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा, बी मॉड साइन थीटा अपॉन ए मॉड प्लस बी मॉड कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पे ये जो रिजल्टेंट है, यहां पे मैं डायग्राम में बताता हूं, ये भी बी वेक्टर, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, और ये भी ए वेक्टर। ठीक है, तो ये ए वेक्टर हो गया। पैरेललोग्राम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम ना दो वेक्टर से पैरेललोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, इसको पैरेलल उठा के यहां रख दिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इसका दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। जैसे एक पैरेललोग्राम में दो साइड है, सामने वाली आमने सामने वाली पैरेलल होती है ना, तो डायरेक्शन सेम हो गई और वो इक्वल भी होती है मैग्नीट्यूड, तो फिर दोनों वेक्टर बराबर हो गए, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं बी वेक्टर। मतलब एक पैरेललोग्राम में दो ही वेक्टर होते हैं जो साइड्स होती हैं। ठीक है, आमने सामने वाले सेम वेक्टर, फिर ये भी सेम वेक्टर हो गए। इनके बीच में एंगल थीटा दे रखा है, तो रिजल्टेंट क्या होता है, इन दोनों को जोड़ दो आप, ये एक मिनट, इन दोनों को ऐसे जोड़ दो, ये डायगोनल इज द रिजल्टेंट। ठीक है, ये वाला जो डायगोनल है ऐसे, इसका रिजल्टेंट ए और बी का रिजल्टेंट ये हो जाएगा। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है उसका फॉर्मूला ये है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, और उसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन मतलब कोई एंगल, एंगल ये वाला लेते हैं अल्फा। ऐसे इसकी कुछ खास जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बताऊंगा जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तब आपको और समझ में आएगा, लेकिन ये कभी कभी यूज हो जाता है ये वाला। ठीक, तो ये याद रखना कि अगर दो दो वेक्टर हैं, उनके बीच में एंगल दे रखा है, उनका मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो आप सीधा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगा के वो निकाल सकते हो, और उसका डायरेक्शन एंगल वगैरह ये यहां से निकाल सकते हो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं इस पे। सपोज हमें दे रखा है दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड, एक है 6 ले लो, दूसरे का मैग्नीट्यूड भी 6 ले लेते हैं। ठीक है, और उनके बीच में क्या करें, एंगल ले लेते हैं 120, 120 एंगल है। मतलब ऐसा कुछ होगा, एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर ऐसा हो गया। ठीक है, तो अब यहां से मैं पैरेललोग्राम बना सकता हूं दो वेक्टर से, ऐसा, ये, तो ये भी बी वेक्टर और ये भी ए वेक्टर। अब ए और बी ये रहा, इसका जो रिजल्टेंट है वो ये रहा आर। ठीक है, तो जो भी है, मतलब ये एंगल ए और बी के बीच में दे रखा है 120। तो कैसे निकालेंगे भाई, आर का पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड निकाल लो, आर मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, बताओ क्या आएगा, बोलो बोलो, सर आयशा बताओ। अंडर ए स्क्वायर हाँ, सर सीधा अंडर वैल्यू रूट बताओ ना। 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 × 6 × 6 कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 कितना होता है, आयशा बताओ कितना होता है, 36 प्लस 36, 2 × 6 × 6, तो 1/4 हो जाएगा। कॉस 120। आयशा कितना होता है कॉस 120, सर ऐसे वैल्यू याद नहीं है अभी। याद नहीं है, निकाल सकते हो कि नहीं, बिलाल बताओ। 72 प्लस 72 कॉस 120। अरे मैंने टिग्नोमेट्री में बताया था कि नहीं, कॉस सर 120 कैसे निकलते हैं?
1 cos 120 की वैल्यू बताओ, आस्था बताओ। cos 60 प्लस cos 60 हो जाएगा ना। सर 1 होगी। cos 60 ये कहां से हो गया? कौन बोल रहा है 1 होगी? नहीं सर, 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो 1 हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा 1? ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाई थी कि नहीं? सर साइन क्योंकि उसको 240 कैसे निकालते हैं? सर cos 60 की ही वैल्यू कितना? 1/2 होती हाँ है ना। हाँ, तो तो फिर सर cos 60 प्लस cos 60 हो जाएगा 120। सर हेलो। -1/2। cos क्या? सर वन तो बाई टू आएगा इसका, 180 माइनस थीटा कर लेंगे सर। सर -1/2। देखो इसको लिख लो 180 माइनस 60, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। cos यस 180 सर। माइनस यस 60 क्या सर, होगा ये? यस सर। cos 60। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो मेरा आएगा cos 60, क्योंकि इस 180 पे cos का cos रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री। ये बात तो देखो लास्ट करो यार, ये पिछला वाला लेक्चर तुम भूल जाओ, याद रखो, ठीक है? क्यों भाई, समझ नहीं? सर आपको समझ मेरी में आ रहा आवाज है? आ रही है क्या? हाँ आ रही है, आ रही है। सर आपकी वॉइस बहुत कट कट के आ रही है। सर गायब कट ही हो कट गई के आ थी रही, अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा अभी आ रही है आवाज? अब आ रही है सर। ये सर अब आ रही है। हाँ ठीक है चलो। तो मैं आया 120 माइनस हाफ होता है, समझ में आया कैसे आया? यस सर आ गया। ठीक है। यस सर। ये तो पिछले लेक्चर में इसी हमने यार, ये तो तुमको आना चाहिए। cos 60 प्लस cos 60, ऐसे तो मत कि cos 120 को cos 60 प्लस cos 60 कर दिया, ठीक है? सर लेकिन अब जो देखो, cos 120 है उसको cos हाँ 60 प्लस cos 60 भी तो लिख सकते हैं हम लोग। नहीं लिख सकते, कहाँ पढ़ा आपने? सर आपने ही तो कहा था कि हम स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट ब्रैकेट के अंदर करेंगे ना, या तो 60 प्लस 60 करोगे ब्रैकेट के अंदर, वो ब्रैकेट थोड़ी खुल जाता है ऐसे। हम स्प्लिट करेंगे तो 180 प्लस माइनस समथिंग करेंगे या 90 प्लस माइनस समथिंग करेंगे। 60 प्लस माइनस 60 प्लस कुछ नहीं होता, 60 प्लस 60 ऐसे कुछ होता तो है, लेकिन उस वो मैंने तुमको नहीं पता, तुम बस इसी पे पढ़ो। यही देखो कि किसी भी एंगल को हम 90 प्लस या 90 माइनस या 180 प्लस माइनस ऐसे कुछ लिख सकते हैं, तब जाके फॉर्मूला लगेगा, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, ये रख दो, यहाँ पे कितना हो जाता है? ये हो जाता है √72 माइनस कितना हो जाएगा, ये 2 से काट दो, 36 हो जाएगा। तो 72 माइनस 36, 36 और 6 आ गया, हो गया। ये है तरीका मैग्नीट्यूड निकालने का। अब देखो हम निकालेंगे इसका एंगल, एंगल ये मान लो एंगल अल्फा। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? टेन अल्फा इक्वल टू कितना होगा? बी मॉड साइन थीटा, ये वाला फॉर्मूला होगा ना सिंपल, ये वाला कहाँ गया? ये बी मॉड साइन थीटा अपॉन ए मॉड प्लस बी मॉड कॉस थीटा। तो बी मॉड कितना है? 6,
साइन 120। अब बताओ भाई साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी? अपॉन ए मॉड 6 प्लस 6 कॉस 120। बताओ साइन 120 कितना होगा बताओ? √3/2। √3/2। -√3/2। किसने बोला √3/2? सर मैंने। अच्छा अच्छा, देखो अभी निकाल लेते हैं ना इसको भी, देखो कंफ्यूजन है तुम्हारे अंदर। 120 इक्वल टू, साइन 120 को कैसे लिख सकते हैं? साइन 180 माइनस 60। अब साइन है सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव आएगा ये तो सबसे पहले, ठीक है। हाँ। और फिर 180 पे साइन का क्या हो जाएगा? साइन का साइन रहेगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा, तो साइन। और 60 है तो यहां लगा दो 60, तो साइन 60 कितना होता है? √3/2, ये होगा। ठीक है कि नहीं? माइनस तो हो ही सर नहीं सही सकता। तो है। हाँ सही है, हाँ मैंने कब वही गलत तो बोला? है। मैंने गलत बोला था क्या? नहीं सर। 6 इंटू √3/2 अपॉन 6 प्लस 6 इंटू माइनस हाफ, कितना आएगा ये? आ जाएगा, इसको काट दो, 3 आ जाएगा। 10 अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 3√3 अपॉन 6 - 3, क्योंकि ये भी इससे कट जाएगा ना, 3 आ जाएगा फिर। और फिर ये माइनस है तो 6 - 3 आ जाएगा। तो ये 3√3/3 कितना हो गया? सिर्फ √3 हो गया। तो 10 अल्फा इक्वल टू √3 आ रहा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा? 60 डिग्री हो जाएगी कि नहीं? ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है कि नहीं? ठीक है, समझ में आया ये चीज? यस सर। यस सर। यस सर। बस कुछ भी चीज अगर समझ में ना आई हो तो बता देना, ठीक है। ये बात है, तो ये तुमको आना चाहिए क्योंकि काफी बार ये यूज हो जाएगा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ये सब निकालना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, रिजल्टेंट हमने पढ़ लिया, हम पढ़ेंगे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वेक्टर को मल्टीप्लाई। तो उसमें हमारे पास कुछ रूल है। मतलब मल्टीप्लाई भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, को बाद में पढ़ेंगे अभी। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ये होता है स्केलर। मतलब क्या हुआ कि अगर आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपका जो आंसर आंसर आएगा, जो भी आएगा, वो एक नंबर आएगा, ठीक है, स्केलर आएगा। जैसे एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, बीच में डॉट लगा दिया तो बन गया डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा, सिंपल, ये फॉर्मूला है। तो अगर आपको ए डॉट बी निकालने का एक तरीका ये है, क्या है कि अगर मैग्नीट्यूड दे रखा है और उनके बीच में एंगल दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगा लो, सिंपल ए डॉट भी निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको दे रखा है कैसा, आई जे के में, तब कैसे करोगे? ठीक है, अगर आई जे के में दे रखा है, मान लो ए, एक वेक्टर दे रखा है A1i प्लस A2j प्लस A3k, और दूसरा वेक्टर दे रखा है B1i B2j प्लस B3k। तो बताओ जरा ए डॉट बी कैसे निकालेंगे इस केस में, अगर ऐसा दे रखा है आई जे के में? बताओ, किसी को पता है? सर ए बी कॉस थीटा करेंगे। ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड तो चलो निकल जाएगा, बी का निकल जाएगा। एंगल पता है तुम्हें दोनों के बीच में? किसी को नो पता है? बताओ सर। जरा, आयशा पता है? सर 10 5 से निकल जाएगा। किससे?
सर जैसे इसमें ए डॉट बी है ना, तो इसमें कॉस थीटा को यहीं रहने देंगे। ए डॉट बी यहीं रहेगा, इसके नीचे ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सर हाँ, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई में, तो सर यहाँ से एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तुम्हें लेकिन एंगल की वैल्यू तो आएगी ना जब ए डॉट भी पता होगा। ए डॉट भी कहाँ है? देखो मैं बताता हूँ, देखो कोई बात नहीं, मैं तुमको बता रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट ए और बी, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ये सिंपल मल्टीप्लाई नहीं होते, या तो डॉट होता है या तो क्रॉस होता है। डॉट प्रोडक्ट में एक फॉर्मूला तो ये है, अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड दे रखा है और एंगल दे रखा है दोनों के बीच में, तो डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। जैसे पिछले वाले सवाल में क्या दे रखा था, ए और बी दोनों 6 6 दे रखे थे और कॉस भी थीटा दे 120, तो वहां से निकल जाएगा ए डॉट बी। लेकिन अगर तुमको ए जे आई जे के में दे रखा है, तब कैसे निकालना है? कैसे निकालना है? आई के साथ क्या लिखा हुआ है? A1। यहां पे आई के साथ क्या लिखा हुआ है? B1। A1 और B1 को मल्टीप्लाई करो। जे के साथ कितना लिख प्लस, जे के साथ क्या लिखा हुआ है? A2। यहाँ पे जे के साथ B2, तो A2 B2। यहाँ पे के साथ क्या लिखा है? यहाँ पे के साथ उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, A3 B3। सिंपल, हो गया। यही है ए डॉट बी। ठीक है, तो दो तरीके हैं ए डॉट बी निकालने के। अगर ए मॉड बी मॉड दे रखा है और उनके बीच में एंगल दे रखा है, तो ये लगाओ फॉर्मूला। और अगर आई जे के में दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगाओ। डॉट प्रोडक्ट निकालने के दोनों तरीके हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखता हूं मैं। एक वेक्टर ले लिया, मान लो 2i-3j प्लस के। दूसरा वेक्टर मान लो i प्लस 2j माइनस, एक मिनट, -4k। ठीक है, अब बताओ ए डॉट बी कैसे निकालेंगे? सर 2i कैप्स। सर टू नहीं, इंटू वन हाँ हाँ हाँ, 2 × 1, आगे बढ़ो। -3 × 6 2। प्लस -3 × 2 ना, थ्री। हाँ, आ- 1 × आगे क्या हो -4। जाएगा? +1 × -4, कितना आएगा बताओ जरा, कितना आएगा? 2 -6 -6 -4, -4 कितना हो गया? -12 -8। 8 8 हो गया ना, -8, हाँ। ठीक है, ये इतना सिंपल है ये ए डॉट बी। तो देखो, अगर मैग्नीट्यूड दे रखा है, एंगल दे रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ए बी कॉस थीटा वाला। और अगर आई जे के में दे रखा है, तो सिंपली आई आई वाले मल्टीप्लाई करो, जे जे वाले, और ये वाला फॉर्मूला लगाओ। ठीक है कि नहीं? बहुत सिंपल। अब देखो सर ए डॉट बी, हाँ बोलो बोलो। सर इसमें आई डॉट आई वन हो जाएगा। हाँ, वो 1 हो जाता है, तुम्हें उसमें घुसने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। हाँ, उस डेरिवेशन में मत जाओ कि ये कहां से आया क्या आया। तुम्हें बस रिजल्ट याद रखना, बताया ना मैंने, रिजल्ट याद रखो। ठीक है, जैसे आई डॉट आई तुम बोल रहे हो ना, उसको तुम ऐसे भी कर सकते हो। जैसे मान लो दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है आई कैप, दूसरा वेक्टर ले लो, अगेन आई कैप ही ले लो, दोनों वेक्टर आई आई। अब ए डॉट बी क्या होगा? सर वन। बस सिंपल। तो आई और आई का डॉट प्रोडक्ट 1 ही तो होगा, क्योंकि इसके साथ भी 1 लिखा है और इसके साथ भी 1 लिखा है, और हमें 1 और 1 मल्टीप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। सिंपल, 1 आ गया, तो आई डॉट आई 1 ही होता है। ठीक है ना, ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। सर हाँ बोलो बोलो। सर जैसे हमें ए वेक्टर दे रखा है आई कैप और बी वेक्टर की दे रखा है जे कैप, तो सर ये इसका डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा क्या? चलो ठीक है, ये भी बता देता हूँ। देखो, एक वेक्टर दे रखा है आई कैप, दूसरा वेक्टर दे रखा है जे कैप। अब ए डॉट बी निकालना है, यही बोल रहे हो ना, ए डॉट बी, आई डॉट जे जो भी है यस ये। सर। इसके साथ क्या लिखा हुआ है? 1 आई के साथ, क्यों? ठीक है, और यहाँ यस सर। बी वेक्टर में आई के बी वेक्टर में आई के साथ क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे आई है जे क्या? के साथ है ना वो तो। तो जीरो। आई के साथ कितना? 0, तो 1 × 0। देखो उसमें ऐसे लिख सकता हूँ, आई है ना,
आई प्लस 0 जे लिख सकता हूँ ना, और 0 के, और यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 0 आई प्लस जे। अब देखो, यहाँ पे आई के साथ 1 है, यहाँ पे आई के साथ 0 है, तो 1 इंटू 0, यहाँ पे जे के साथ 0, यहाँ पे जे के साथ 1, प्लस 0 इंटू 1 की आएगा कितना, 0 आएगा ना। ठीक है। मतलब सर सेम सेम की मल्टीप्लाई हो सकती है, हाँ बाकी। हमेशा, बस 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 बस, बाकी नहीं ठीक है करना। सर, आई आई ठीक है। वाले मल्टीप्लाई करते हैं, जे वाले मल्टीप्लाई करते हैं, के वाले, बस। ठीक है। ओके। ऐसे ही निकलता है डॉट प्रोडक्ट। ये हो गया। अब देखो, एक एग्जांपल देखता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि एक वेक्टर है ए, ये हो गया तुम्हारा I-3PJ प्लस 2K। ठीक है। बी वेक्टर मान लो PI प्लस J -4K। ठीक है। ये दो वेक्टर दे रखे हैं तुमको, और ये बोला है कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। क्या है? वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी। तो हमें निकालना है पी की वैल्यू। फाइंड पी। कैसे निकालेंगे भाई बताओ? सोचो, दिमाग लगाओ, कैसे निकालेंगे? यही लगाना सब, ए डॉट बी वगैरह ये सब लगाना है। सर जो फॉर्मूला था ना, हाँ, कौन ए सा? वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड हाँ कॉस हाँ थीटा, हाँ, ठीक है। हाँ, उसमें कॉस फिर थीटा की जगह कॉस 90 रख देंगे। तो कितना हो जाएगा? कॉस 90 जीरो हो जाए। तो 0 ही हो गया, तो सारा 0 हो गया। क्यों, सही है कि नहीं? यस सर। फिर अब क्या यस करूं सर। मैं? पी पी कहां से निकलेगा? सर ए डॉट बी करेंगे हाँ, और उसे 0 के इक्वल कर देंगे और पी की वैल्यू निकालेंगे। बस। ए डॉट बी निकालो। देखो यहाँ इस फॉर्मूले से तो यही पता चल रहा है कि ए डॉट बी 0 है। ठीक है। लेकिन ए डॉट बी 0 करने से थोड़ी निकल जाएगा पी। ये तो हमको ए डॉट बी निकालना पड़ेगा। ए डॉट बी निकालो जरा, कितना होगा? कितना होगा बताओ? ए डॉट बी पी करके साइन बताओ अभी। पी 3t। माइनस 3 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। पी, हाँ मतलब वही आई आई वाले मल्टीप्लाई करो, जे वाले करो, के वाले करो, और सबको ऐड कर दो। सिंपल। कितना होगा? आई यहाँ पर 1 है और वहां पर पी है, तो पी। ठीक है। और यहाँ पर जे के साथ कितना है? -3p, और यहाँ पे कितना है? 1, तो -3p। सिंपल। -8। और फिर सर उसके बाद यहाँ 2 है, यहाँ -4 है, तो -8 इक्वल टू 0। सही है कि नहीं? यस सर। बस। अब यहां से निकाल लो, कितना हो जाएगा? -2p इक्वल टू 8। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4। सही है कि नहीं? यस सर। हाँ, ऐसे करना है। हो गया काम। ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट तुम समझ में आ गया ना ढंग से? यस सर। सर हाँ, ठीक है। अब हम चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट प्रोडक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब, क्योंकि इसमें जो हम प्रोडक्ट करते हैं, तो उसका जो जो भी आता है वो आंसर, वो वेक्टर में आता है। जैसे डॉट प्रोडक्ट किया, तो हमारा कुछ नंबर आया ना, तो यहाँ पे नंबर नहीं आता, यहाँ पे वेक्टर ही आ जाता है, एक नया वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद एक नया वेक्टर आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला देख लेते पहले। ए क्रॉस बी, दोनों के बीच में डॉट लगा दिया तो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस लगा दिया तो क्रॉस प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी क्या होगा? फॉर्मूला होता है ए मॉड बी मॉड साइन थीटा। अब इसमें साइन थीटा हो जाता है, और साथ में एक, अब देखो ये सारी वैल्यू तो क्या है, अगर इतना ही फॉर्मूला होता तो ए क्रॉस बी करके तो कुछ नंबर आता।
क्योंकि ये तो नंबर ही है सब, ए मॉड कोई नंबर होगा, बी मॉड भी नंबर है, साइन थीटा भी कुछ नंबर होगा, नंबर आता है। लेकिन ये ए क्रॉस बी एक वेक्टर आता है, इसीलिए हम यहाँ पे हम वेक्टर लगाना पड़ता है एन कैप। ठीक है, एन कैप। जैसे आई कैप क्या होता है, आई कैप बताया था, आई कैप मतलब यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। जे कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। वैसे ही एन कैप है, ये एक एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ये कोई कहीं भी यूनिट वेक्टर हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं तो आप तो सीधा ए क्रॉस भी निकाल सकते हो। सही है कि नहीं? जैसे वो डॉट प्रोडक्ट में था, ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा था, तीनों चीजें दे रखी हैं तो फिर ए डॉट भी निकाल लो। यहाँ पे भी ए मॉड बी मॉड साइन थीटा थीटा दे रखा है, एन कैप भी दे रखा है। ठीक है, तो आप सब निकाल सकते हो। ये एन कैप है क्या वैसे? एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये काफी जगह काम आएगा जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, कुछ कुछ निकालेंगे, डायरेक्शन जहां पे आ जाएगी फोर्स की, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। अब देखो, अगर तुम्हें ये वेक्टर ए बी साइन थीटा सब दे रखा है तो तुम ए क्रॉस भी तो आराम से निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं दे रखा, आई जे में दे रखा है, फिर कैसे करोगे? तो फिर वही वैसे ही तरीका है कुछ। मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, नहीं पहले मैं कुछ और बताता हूँ। देखो, हमें कुछ रूल पता होने चाहिए। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है तो इस तरफ मैं आई लिख देता हूँ, ये वाई एक्सिस है इधर जे लिख दूं, क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ आई कैप होता है, वाई एक्सिस की तरफ जे कैप होता है। और जेड जेड कहाँ होगा बताओ जरा, जेड बाहर की तरफ होगा, बाहर, तो उसे टेढ़ा बनाया तो ऐसे के कैप। ये समझ में आता है ना, 3D में बनाया मैंने। ये जो जेड है के है, ये बाहर की तरफ है। ठीक है, तो इसमें इसमें अगर हम ऐसे घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव सब पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि आई क्रॉस जे निकालना है, आई क्रॉस जे, ये क्या होगा? अब देखो कि आप कहां से कहां जा रहे हो, आई से जे जा रहे हो, आई से जे, तो फिर आई से जे में एंटी क्लॉकवाइज आया, आई से जे जा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो वो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। और क्या आएगा? तीसरा वाला वेक्टर, तीसरा वाला कौन सा है? के। सिंपल, ये याद रखना है। ठीक है, जैसे कि मैं तुमसे बोलता हूं के क्रॉस आई कितना होगा बोलो? सर प्लस माइनस जे। जे। प्लस सॉरी ये हो जे। जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। और अगर तुम्हारे पास सेम ये आई आई जे के, और अगर तुम घूमते हो कैसे, क्लॉकवाइज, सपोज ऐसे घूम रहे हो, ये क्लॉकवाइज है, तो उसमें नेगेटिव 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 आएगा। जैसे मैं तुमसे पूछता हूं के क्रॉस जे, क्या होगा भाई के क्रॉस जे? माइनस आई। माइनस आई। बस, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, नहीं तो क्लॉकवाइज घूम रहे तो नेगेटिव। ठीक है, अब बताओ, एक मिनट, जे क्रॉस के बताओ, जे क्रॉस के बताओ कितना होगा? बोलो। सर प्लस सर आई। आई। प्लस आई हो जाएगा। ये जे क्रॉस के, जे से के जा रहे हैं, आई पे आ जाएगा, तो तीसरा वाला वेक्टर प्लस, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, प्लस का आई कैप, बस सिंपल।
ये चीजें तुमको याद रखनी है। तो हम किसी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल करते हैं अभी। और दूसरी चीज ये है कि आई क्रॉस आई 0 होता है, जे क्रॉस जे ये भी 0 हो गया, के क्रॉस के ये भी 0। ठीक है, ये तीनों चीजें 0 होती हैं। और बाकी हम ये यहां से निकाल लेंगे। देखो एग्जांपल करते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। एक वेक्टर मान लेते हैं 2i -3j +4k। बी मान लेते हैं i +j -2k। ये मान लिया। ठीक है, अब हमें a क्रॉस b निकालना है। ये a क्रॉस b। ठीक है, कैसे निकालें? तो वही है, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसको सबसे मल्टीप्लाई कर दो, 2i वाले को सबसे मल्टीप्लाई करो, फिर -3j को इन सबसे करो, फिर 4k को इन सबसे। तो जैसे ब्रैकेट नहीं खोलते, a + b + c, फिर ब्रैकेट में p + q + r, ब्रैकेट खोलोगे तो सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, वैसे ही करो। तो 2i को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 2i क्रॉस i आएगा, नहीं आएगा? लेकिन क्रॉस कर रहे तो क्रॉस आएगा i और i के बीच में, सही है कि नहीं? फिर 2i j के साथ, 2i j के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? +2i j पहले लिख लेते हैं, और फिर आगे जाके वो क्या होगा, 2i -2k के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -4 जो नंबर है वो तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -4i क्रॉस k। ठीक है, फिर ये जो -3j है ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा? -3j क्रॉस i। फिर -3j इससे मल्टीप्लाई होगा j से, -3j क्रॉस j। फिर -3j -2k से होगा, तो +6j क्रॉस k। और उसके बाद 4k सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां लिख लेते हैं +4k क्रॉस i। फिर 4k j से होगा +4k j। और फिर 4k -2k से होगा, तो -8k क्रॉस k। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू कितनी है, i क्रॉस i कितना होता है बोलो? सर 0। 0, तो ये 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, 0 पे चला गया। और देखो j क्रॉस j भी 0 हो जाएगा, k क्रॉस k भी 0 हो जाएगा। तो तीनों चीजें तो कट गई। बाकी क्या बचा? आप देखो 2 × i क्रॉस j, i क्रॉस j कितना होगा? i क्रॉस j बोलो? के सर +k। तो 2k आ जाएगा यहाँ। अब देखो -4 i क्रॉस k कितना होगा? i क्रॉस k, i क्रॉस k माइनस -j, तो माइनस माइनस +4j। कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही तो पूछ लेना, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? i क्रॉस k हो गया हमारा -j, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4j आ जाएगा। अब बताओ आगे, -3j क्रॉस i, ये बताओ कितना आएगा? -k +3k हो जाएगा सर। j, हाँ +3k हो जाएगा, सही है। अब आगे बढ़ जाओ, ये बताओ 6j क्रॉस k। सर 6i। आई j, हाँ +6i, +6i हो जाएगा। आगे बढ़ो, ये k क्रॉस i कितना होगा? +4j। +4j। और फिर ये k क्रॉस j, सर -4i। बस ये हो गया, ये निकाल दिया हमने a क्रॉस b। अब क्या है, आई आई वाले ऐड कर दो, हैं तो जो देखो, एक 6i -4i कितना हो जाएगा? 2i। और j वाले का है, ये रे 4j 8j। और क्या है k वाला? 2k 3k 5k हो जाएगा। सही है कि नहीं? ये आ गया फाइनल a क्रॉस b, ये है वेक्टर। ठीक है कि नहीं? यस सर। बस ऐसे ही निकालना है, कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को कोई भी दिक्कत हो पूछ लो।
नो सर। ठीक है, ये हमारा ए क्रॉस बी। अब देखो शुरू में हमारे पास क्या था, ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर ये कुछ अलग ही था, और जो नया ए क्रॉस बी आया है वो कुछ अलग ही है। तीनों वेक्टर अलग अलग है ना। और इसमें एक ना प्रॉपर्टी होती है इनकी, जो ए क्रॉस बी एक वेक्टर है उसको मैं बोल देता हूं सी वेक्टर, सी वेक्टर नाम दे दूं सी वेक्टर। मैंने ए क्रॉस बी को एक नया जो वेक्टर है वो सी वेक्टर दे दिया। तो जो सी वेक्टर है इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, जो सी वेक्टर होगा, जो ए क्रॉस बी आया है हमारा, वो वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। चेक कर सकते हैं इसको, चेक कर सकते हैं। परपेंडिकुलर याद है कि नहीं है? अगर यस सर। दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? सर ए बी। 1। सोच के बोलो, सोच के बोलो। डॉट प्रोडक्ट अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, दोनों का सर डॉट जीरो। प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो होगा ना। यस सर। तो फिर अब देखो, अगर सी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब सी डॉट ए क्या आना चाहिए? जीरो। जीरो। सर चेक करो, जरा क्रॉस चेक करो। प्रोडक्ट 0 होगा ना, डॉट प्रोडक्ट तो 1 ही होगा। डॉट किसका? नहीं नहीं, क्यों होगा डॉट प्रोडक्ट वन? क्यों होगा भाई डॉट प्रोडक्ट वन? वो कॉपी सेम में होगा, में समझ जीरो। गई सर। अगर वो ए ए होता तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता तो 0 होता। हाँ हाँ हाँ। तो मैं कह रहा हूं कि अगर सी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए और बी के, जो कि है वो तो हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, अगर परपेंडिकुलर है तो सी डॉट ए क्या आना चाहिए? जीरो। क्या देखो जीरो आ रहा है? सी ये रहा सी, और ए ये रहा। अब बताओ इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है, चेक करो, जल्दी बताओ। कितना आएगा बोलो? आई आई वाले मल्टीप्लाई करो ना, जे वाले के वाले। डॉट प्रोडक्ट में तो ये करते हैं, 4 8 -3 कितना हो गया? -24। और 5 4 कितना 20। हो गया? 20। कितना? जीरो आ रहा है कि नहीं ए आ रहा? यस 0 आ सर गया। जीरो है। अब सी वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है या नहीं है वो भी चेक कर लो। सी डॉट बी बताओ कितना आ रहा है? ये 2 और 1, 2 8 और 1 जीरो। 8 और 5 और -2 -10, जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई दो वेक्टर हैं तुम्हारे पास ए और बी, तुम उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो कोई नया ही वेक्टर आ जाता है, और वो जो नया वेक्टर आया है वो ए और बी दोनों के क्या होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। बस ये याद रखना है तुमको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर है। ठीक, ये चीज। अब देखो एक चीज और बताता हूं तुमको मैं। मान लो कि ये है इधर ऐसे, ये है मान लो एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर ये मान लो बी, ठीक है। तो फिर इनके बीच में कुछ एंगल वेंगल होगा, जो भी होगा, हमें निकालना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी तो हमने निकाल लिया, दो तरीके हैं, ए मॉड बी मॉड साइन थीटा एन कैप, वो या तो उससे निकाल लो, या तो आई जे के क्रॉस क्रॉस करके जो हमने अभी किया वैसे निकाल लो, ठीक है। लेकिन इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? जो ए क्रॉस बी जो हमने निकाला, दैट इज परपेंडिकुलर, क्या बताया था, बोथ ए एंड बी, सही है कि नहीं? सर। तो ए और बी ऐसे मान लो स्क्रीन के ऊपर ही रखे हुए हैं, तुम्हारे सामने रखे हुए हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ए क्रॉस बी किधर आएगा, किधर आना चाहिए, उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? सर आउटवर्ड आउटवर्ड या तो बाहर की तरफ होगी या तो अंदर की तरफ या होगी, इनवर्ड। यस सर। ठीक है। हाँ, तो कैसे पता चलेगा बाहर की तरफ होगी अंदर की तरफ होगी? अब देखो जो मैंने यहाँ पे लिखवाया है, कुछ लिखवाया है यहाँ पे, राइट हैंड अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। राइट हैंड
क्या बोलता है? अपनी देखो, अपना राइट हैंड रखो यहाँ पे, कहाँ पे? इस कॉर्नर पे जहां पे दोनों वेक्टर ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, राइट हैंड रख दो। अब अपनी फिंगर करो ए की तरफ, ठीक है, और उस फिंगर को बी की तरफ घुमाओ। अंगूठा किधर शो करेगा? बताओ आयशा, बताओ। सर ऊपर। उभार की तरफ, ठीक है कि नहीं? यस सर। हाँ, मतलब यहां पर अपना हाथ रखो राइट हैंड, और फिंगर करो किस तरफ? बी की ए तरफ। की तरफ, और ए बी की की तरफ फिर, हाँ, फिर बी की तरफ उन फिंगर्स को घुमाओ। अंगूठा हाँ किधर दिखा शो करेगा? ऊपर की तरफ, मतलब आउट ऑफ द स्क्रीन, आउट ऑफ द पेपर। तो बाहर की तरफ हो जाएगा ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी इज आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। और बी क्रॉस ए किधर होगा? बी क्रॉस ए, सर इनवर्ड्स। इनसाइड द प्लेन। नीचे की बस, तरफ। क्योंकि अब अपना राइट हैंड दोबारा वहीं रखो कोने पे, और बी की तरफ उंगलियां करो, और ए की तरफ घुमाने की कोशिश करो उंगलियों को। तो अंगूठा तुम्हारा अपने आप ही अंदर शो करेगा। तो ए बी क्रॉस ए इज इनटू द प्लेन। ठीक है कि नहीं? ये हो गया हमारा डायरेक्शन। ये डायरेक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब तक डायरेक्शन नहीं पता चलेगी तब तक तुम फिर कुछ कहीं फंस सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्शन पता होनी चाहिए। और ए क्रॉस भी कैसे निकालना, आई देख के वो दे रखा है निकालना, वो भी हमें पता है, सब कुछ पता चला। ठीक है, ये बात है। तो ये हो गया हमारा वेक्टर खत्म। तो इसमें बेसिक सारी चीजें हमने कर ली हैं। कोई और भी चीज आएगी छोटी मोटी आएगी, उसको मैं तब के तब बता दूंगा जब जैसे आएगी। ठीक है, लेकिन इतना तुम, अगर तुम्हें याद है तो तुम सब कुछ कर सकते हो वेक्टर में। फिजिक्स से रिलेटेड जो भी चीजें आएंगी वो सब तुम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन याद रखना इनको। ठीक है, यस ये बात है। सर। ओके सर। हाँ हाँ, यस सर। चलो ठीक है, आज की क्लास के लिए मतलब काफी है, और हमने वेक्टर खत्म कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे, तो सर इसकी आ वर्कशीट। जाना। इसकी वर्कशीट, इसके क्वेश्चन दूं तुम्हें, बताओ करने के लिए वेक्टर के? यस सर। हाँ जी यस सर, आप सर। पीडीएफ डाल देना, हम यस सॉल्व सर। कर देंगे। हाँ सर। ठीक है, चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, आज के काफी है। बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बाय। सर हाँ।